अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू द व्यू कॉन्सेप्ट। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 9 की मैथमेटिक्स। और क्लास 9 की मैथमेटिक्स के जितने भी यूनिट्स हैं हम उन्हें एक एक करके इंशाल्लाह करते जाएंगे, सॉल्व करेंगे एक्सरसाइजेस को और बहुत कुछ सीखेंगे। और जो आपके पेपर में ऑब्जेक्टिव हैं, जो ऑब्जेक्टिव पार्ट आता है उसमें जो इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज हैं वो भी हम इंशाल्लाह साथ साथ में क्या करेंगे, उन्हें हाईलाइट करेंगे और उन्हें मार्क करते रहेंगे। ठीक है, तो पहले हम कंसेप्ट को समझेंगे, हमारा तरीकाकार ये होगा, चीज़ों को समझेंगे और आखिर में जाके मैं आपको एक्सरसाइज करूँगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं हम आज की अपना लेक्चर। सबसे पहला और आपकी जो पहली यूनिट है वो है मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स के बारे में। हम पढ़ते हैं कि मैट्रिसेस क्या होती हैं और डिटर्मिनेंट्स क्या होते हैं। ठीक है, बहुत आसान तरीके से हम उसको समझने की कोशिश करेंगे और इंशाल्लाह आपको अच्छे से समझ आएगी। ठीक है, मैथ बहुत आसान है। चलेंगे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स के बारे में हम यूनिट 1 में पढ़ेंगे और सबसे पहले हम आ जाते हैं इंट्रोडक्शन की तरफ। ठीक है, तारुफ आपका मैं करा देता हूँ मैट्रिसेस से कि मैट्रिसेस बेसिकली है क्या चीज़ और ये जो है एजुकेशन में कौन सी जो फील्ड्स हैं उनसे रेलिवेंट है। तो मैट्रिसेस जो है वो मैथमेटिक्स की, फिज़िक्स की, स्टैटिस्टिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स और जो साइंस के मुख्तलिफ ब्रांचेज हैं उसमें काफ़ी अहम रोल उसका है। और जो सबसे इम्पोर्टेंट इसका रोल है ना वो है कंप्यूटर साइंस में। ठीक है, कंप्यूटर साइंस में जब आप आगे जाके अगर आपने पढ़ा तो आपको कंफर्म हो जाएगा कि इसकी कितनी खास अहमियत है। ठीक है, और सबसे पहले इसका जो आइडिया जो दिया था, जो ऑथर थे जिन्होंने इसका आइडिया दिया था वो उनका ताल्लुक इंग्लैंड से था, इंग्लिश मैथमेटिशियन थे। ठीक है, और उन्होंने 19वीं सदी में इसका आइडिया दिया था और उसे उन्होंने जो है ना 1858 में जो है ना थ्योरीज ऑफ मैट्रिसेस एक बुक लिखी थी। ठीक है, उसमें इस चीज़ का उन्होंने जिक्र किया था और ये चीज़ इंट्रोड्यूस करवाई थी। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं कि मैट्रिसेस होते क्या हैं। मैट्रिसेस जमा है और मैट्रिसेस की जो वाहिद है ना सिंगुलर जिसके हम कहते हैं इंग्लिश में, तो वो है मैट्रिक्स। अब हम मैट्रिक्स के बारे में देखते हैं, मैट्रिक्स है क्या बेसिकली। ओके, मैट्रिक्स है क्या। मैट्रिक्स बेसिकली नंबर्स होते हैं जो आपके रियल नंबर हमेशा जीरो से स्टार्ट होते हैं, अपने याद रखें। तो जो रियल नंबर जितने भी होते हैं उन्हें अगर हम इकट्ठा करके लिखें और उसको ऐसे लिखें कि वो रेक्टेंगुलर अरे लगे। रेक्टेंगुलर अरे का मतलब ये है कि मुस्तकिल शक्ल के हमें कोई जो है ना वो क्या लगे, तरतीब में पड़े हुए नंबर की तरह जो है ना उसकी पिक्चर हमें दिखाई दे रही हो तो हम उसे मैट्रिक्स कहते हैं। ठीक है, अब जैसे कि यहाँ पे नंबर है 0 1 2 3 4 7 ने दिया है। ठीक है, तो उसमें देखिए 1 3 4 उसने ऊपर पहली लाइन में लिख दिया है यहाँ पे और नीचे 7 2 0 निचली लाइन में लिख दिया है। ठीक है, और उसे इंक्लोज यानी उसके दाएं बाएं जो है उन्होंने ये ब्रैकेट्स लगा दिए बड़ी वाली। तो ये जब लगा दी यहाँ पे तो ये पूरा क्या बन गया, मैट्रिक्स बन। क्लियर है यहाँ तक। ठीक है, और इसी तरह ये जो आपको एक और जो आपको यहाँ पे एग्जांपल दी गई ये भी मैट्रिक्स है। अब इस मैट्रिक्स के अंदर यानी जो इसकी पहचान एक तो ये हो गया कि इसके जो है वो क्या है, ब्रैकेट्स हैं और इसके अंदर जो नंबर पड़े हैं ना उन्हें क्या कहा जाता है। इस मैट्रिक्स के अंदर जो नंबर पड़े हुए होते हैं उन्हें कहा जाता है एलिमेंट्स ऑफ द मैट्रिक्स। ये आपने याद रखा है, इसके अंदर जो भी नंबर पड़े होंगे ना वो उसकी एलिमेंट्स कहलाएंगे या उसकी एंट्रीज कहलाएंगे। क्लियर है जी यहाँ तक। आगे द मैट्रिसेस आर डिनोटेड कन्वेंशनली बाय द कैपिटल लेटर्स। यानी जब भी आप मैट्रिक्स को बनाएंगे ना तो उसको आप जो इंग्लिश के जो अल्फ़ाबेट्स हैं ए से लेके जी तक आप उसके जो कैपिटल जितने भी लेटर्स होंगे तो उनको इस्तेमाल करते हुए उसे मुतारिफ करवाएंगे। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे आपको करवाया गया, ये एक मैट्रिक्स दिया हुआ है ना, तो ये मैट्रिक्स को देखें ए से, यहाँ पे लिखा हुआ है इस मैट्रिक्स का नाम क्या है, ए। यानी आप तसव्वुर करते हैं कि यार ये जो मैट्रिक्स है ना तो इसको मैं ए का नाम दे देता हूँ। यहाँ पे आप बी भी दे सकते थे, सी भी दे सकते थे, तो इसकी कोई पाबंदी नहीं है। तो यहाँ पे ये जो ए लिया हुआ है ये बेसिकली आप गौर जो करने वाली काम की बात है वो ये है कि ये इंग्लिश अल्फ़ाबेट का कैपिटल लेटर। ये जो मैं आपको मार्क करवा रहा हूँ ना ये आपके ऑब्जेक्टिव्स में बहुत काम आएंगे। आप जब पेपर देंगे ना तो आपको वहाँ पे चीज़ें याद आएंगी तो आप आसानी से फटाफट से पेपर कर लेंगे। ठीक है, अच्छा मैट्रिक्स का तो आपको अभी तक अंदाज़ा हो गया होगा।
अब मैं आपको एक यहाँ पे जो अहम चीज़ें मैट्रिक्स के मुतालिक वो ये है, आपको बताता चलूँ कि मैट्रिक्स में जो नंबर लिखे होते हैं वो दो तरह की तरतीब में लिखे हुए होते हैं। एक तो लाइन की शक्ल में होते हैं जिसे हम इंग्लिश में रो कहते हैं ना। तो ये लिखा हुआ है यहाँ पे कि इन मैट्रिक्स ए, ये वाला जो मैट्रिक्स ए है, इन मैट्रिक्स ए द एंट्रीज यानी जो उसके अंदर एंट्रीज लिखी हैं प्रेजेंटेड इन हॉरिजेंटल वे आर कॉल्ड रोज। हॉरिजेंटल वे का मतलब ये होता है, हॉरिजेंटल हम उस चीज को कहते हैं जो यूं ऐसे पड़ी हुई हो, ठीक है, ये हॉरिजेंटल है। और अगर जब हम वर्टिकल की बात करेंगे तो वर्टिकल वो चीज होती है जो सीधी खड़ी हुई होती है। तो ये हॉरिजेंटल है और ये वर्टिकल है। तो यहाँ पे हॉरिजेंटल की बात कर रहे हैं तो अब आप देखें तो ये देखें 1 2 0 ये भी हॉरिजेंटल है, 3 5 4 ये भी हॉरिजेंटल है, 2 1 - 1 ये जो जितने भी एंट्रीज है ना इस मैट्रिक्स में जो आपको एग्जांपल में दिया है, इसके अंदर ये तमाम क्या है, इनको हम कहते हैं रोज, ठीक है। उर्दू में आप कहते हैं ना कतारें, तो ये वो हैं, ठीक है। तो ये रोज आपने इसका जो मेन चीज़ है वो एक याद रखनी है। इसी तरह अब वर्टिकली का मैंने आपको बताया था कि अब ये दूसरा मैट्रिक्स उन्होंने दिया हुआ है बी। अब इस मैट्रिक्स में क्या हो रहा है, इन मैट्रिक्स बी ऑल द एंट्रीज प्रेजेंटेड इन द वर्टिकल वे। कौन सी वे? वर्टिकल वे में जो प्रेजेंट हुए हुए हैं उन्हें हम कहते हैं कि ये क्या है, कॉलम है। ये क्या है, ये सारे आपके इस मैट्रिक्स बी के कॉलम हैं। समझ आ गई आपको? और ये जो C1 C2 C3 है ना, ये आपको जस्ट इन्होंने हाईलाइट करके बताया हुआ है कि ये आपको कॉलम 1 कॉलम 2 कॉलम 3 ये दिखा रहा है। अच्छा, एक अहम बात आपने यहाँ पे देखनी है कि यहाँ पे रोज 3 थी कॉलम मैट्रिक्स ए में, यहाँ पे मैट्रिक्स बी में भी जो नंबर ऑफ कॉलम्स हैं वो भी 3 है। तो ये ज़रूरी नहीं है कि हर दफ़ा, यानी अगर आप गौर करें ये जो मैट्रिक्स बी है इसमें कितनी रो बनेंगी, अगर आप हॉरिजेंटली देखें, ये देखें, अगर आप हॉरिजेंटली देखें तो इसमें 3 रोज बन रही हैं, पहली, दूसरी, तीसरी। और कॉलम कितने बन रहे हैं, पहला, दूसरा, तीसरा। तो ये 3 रोज बन रही हैं, 3 कॉलम्स बन रही हैं। लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि हर मैट्रिक्स की जो रोज, जो एलिमेंट्स यानी जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन रोज और कॉलम्स मे नॉट बी सेम, ये ज़रूरी नहीं है कि वो सेम हो सकता है कि कोई ऐसा मैट्रिक्स भी हो जिसकी नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स उनकी तादाद में यानी इन दोनों में जो है ना डिफरेंस आ सकता है। ओके ओके जी, यहाँ तक क्लियर है। अच्छा, अब मज़े की बात यह है कि अब यही रोज और कॉलम्स का कंसेप्ट आपका क्लियर हो गया। अब इसी को लेके हम आगे चलेंगे ना, तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स को समझना हमारे लिए बहुत आसान है, बहुत आसान चीज़ें हैं। आप इसको सिर्फ एक दफ़ा मैं आपको समझा रहा हूँ तो इंशाल्लाह और जो है ना आप जब एक्सरसाइज करेंगे तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। तो ये ऑर्डर क्या होता है, एक मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर क्या होगा? तो ऑर्डर की डेफिनेशन ये है, द नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स इन अ मैट्रिक्स स्पेसिफाइज इट्स ऑर्डर। यानी जो किसी भी मैट्रिक्स है जो रोज की तादाद होती है और कॉलम्स की तादाद होती है वो उसका ऑर्डर होता है, ठीक है। अब वो कैसे होता है, देखें, अगर एक मैट्रिक्स आपके पास ये एम है, ये आपके पास सामने मैट्रिक्स नजर आ रहा है आपको, तो इसमें जब आप इसका ऑर्डर लिखेंगे ना, तो पहले आप इसकी जो नंबर ऑफ रोज हैं यानी जो पहले कतारें होती हैं, हमेशा ऑर्डर में पहले आपने रोज लिखनी है और उसके बाद आपने कॉलम लिखना है और उनके दरमियान में आपने लिखना है बाय, ठीक है। अब ये जो आपके पास ये जो एम मैट्रिक्स है, इसमें आपके पास कितनी रोज हैं, अगर आप मेरे साथ करें काउंट, इसे पहली रो और ये नीचे वाली दूसरी रो। अब अगर मैं कहूँ कि आपके पास कॉलम कितने हैं, तो कॉलम भी देख लें, ये पहला कॉलम, ये दूसरा कॉलम और ये तीसरा कॉलम। तो आपके पास नंबर ऑफ रोज कितनी थी, 2, और नंबर ऑफ आपके पास कॉलम कितने हैं, 3। तो पहले रोज का नंबर लिखेंगे हम 2 और फिर लिखेंगे बाय 3। तो ये जो 2/3 है ना वो इस मैट्रिक्स एम का ऑर्डर है, ठीक है। यानी जब भी हम इसे पढ़ेंगे ना, किसी भी मैट्रिक्स का ऑर्डर पढ़ेंगे 2/3, तो आपको समझ जाना चाहिए कि इसके शुरू में इसके नंबर ऑफ रोज है और आखिर में जो दूसरा जो पार्ट है उसमें नंबर ऑफ कॉलम्स है। क्लियर है जी यहाँ तक? अब ये मैट्रिक्स एन आपको दिया हुआ है, इसमें कितनी रोज हैं, 3 रोज हैं और 3 कॉलम्स हैं, ये देखें 3/3 मैट्रिक्स है। अब ये पी है, अब इसमें क्या होगा, ये गौर करें इसको, ये जो आपका मैट्रिक्स है इसमें आपने कंफ्यूज नहीं होना, बहुत ही आसान सी चीज़ है। इसमें नंबर ऑफ रोज कितनी है आप खुद काउंट करें, एक है ना, नंबर ऑफ रो एक है, लेकिन नंबर ऑफ जो कॉलम है वो कितने हैं, ये गौर करने वाली बात है। ये पहला कॉलम, ये दूसरा कॉलम और ये तीसरा कॉलम,
तो पहले नंबर ऑफ रोज लिखेंगे 1 और फिर लिखेंगे हम बाय 3। तो हमारी आज की वीडियो का जो आखिरी टॉपिक है ना वो है इक्वल मैट्रिक्स। यानी अगर मैट्रिक्स दो हो जाए, इक्वल मैट्रिसेस, यानी अगर मैट्रिक्स एक से ज़्यादा दो हो, यानी तो दो मैट्रिक्स कब इक्वल होंगे, हम कब कह सकते हैं कि ये दोनों मैट्रिक्स क्या हैं, इक्वल है, ठीक है, बराबर है। अब आप फर्ज करें आपके पास दो मैट्रिक्स हैं ए और बी, दो मैट्रिक्स आपके पास आ गए। तो जो ए मैट्रिक्स है वो बी के बराबर तब होगा, ठीक है। उसकी दो शरायतें हैं वो हम नीचे पढ़ेंगे, लेकिन इससे पहले हम देख लेते हैं कि जब वो बराबर होंगे तो हमने उनको लिखना कैसे है। तो हम उसको ऐसे लिख सकते हैं कि ए इज इक्वल टू बी, ए इक्वल टू बी, ठीक है। और वो कब हो सकते हैं, इफ एंड ओनली इफ का मतलब होता है सिर्फ ये दो शर्तें हैं, अगर ये पूरी हो गई तो तभी जाके जो है ना ये क्या होंगे, एक दूसरे के इक्वल होंगे। तो वो कौन सी शर्तें हैं, पहली शर्त ये है कि दोनों जो मैट्रिसेस हैं उनका जो ऑर्डर है वो क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। यानी अगर एक मैट्रिक्स जो है वो 2x2 का है या 3x3 का है, तो दूसरा जो मैट्रिक्स है वो भी 2x2 या 3x3 ऑर्डर का होना चाहिए, ठीक है। दूसरी बात यह है कि उसके जो क्रॉसपेंडिंग एंट्रीज है, क्रॉसपेंडिंग एंट्रीज का मतलब ये है कि आपको मैं यहाँ पे मिसाल से समझाता हूँ। अगर एक मैं आपको मैट्रिक्स ये बना दूँ, इसमें मैं लिख दूँ 1 0 1 0, एक मैट्रिक्स मैंने ये बना दिया, ठीक है। तो दूसरा मैट्रिक्स में अगर ये बनाऊँ, देखें इसका ऑर्डर 2x2 है। अब मैं अगर दोबारा यहाँ पे लिख दूँ 1 0 1 0, ठीक है। तो अब अगर आप इन दोनों को देखें तो ये दोनों बराबर हैं। क्यों, एक तो इन दोनों का ऑर्डर एक जैसा है, यानी ये 2x2 है, ये 2x2 है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है, वरना इंग्लिश का वर्ड बाय भी यूज कर सकते हैं। ये 2x2 है और ये भी 2x2 है, तो ये दोनों इक्वल हो गए। पहली शर्त हमारी ये पूरी हो गई। दूसरी शर्त ये है कि क्रॉसपोंडिंग एंट्रीज का मतलब ये होता है कि जो इस मैट्रिक्स में जो चीज़ यहाँ लिखी है दूसरे मैट्रिक्स में वही चीज़ वहाँ लिखी होनी चाहिए। यानी अगर यहाँ पे 0 है तो यहाँ पे दूसरे मैट्रिक्स में भी यहाँ पे 0 होना चाहिए, ये ज़रूरी है, ठीक है। तो जब तब जाके ये दूसरी शर्त आपकी क्या हो जाएगी, पूरी हो जाएगी। चलिए हम एग्जाम्पल कर लेते हैं, एग्जाम्पल से ये होगा हमारी प्रैक्टिस हो जाएगी और आगे हम आगे एक्सरसाइज भी आसानी से कर लेंगे। पहली एग्जाम्पल में ये कह रहे हैं कि आपके पास दो मैट्रिक्स हैं ए और बी, ये दो मैट्रिक्स आपके पास आ गए। अब आपने इनका क्या कर लेना है, चेक करना है कि ये इक्वल है कि नहीं है। सबसे पहले आपने क्या चेक करना है, इनका ऑर्डर चेक करना है। अब इसका ऑर्डर क्या है, इस वाले मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है, 2x2 है, ठीक है, दो कितारें हैं और दो कॉलम है। और इस वाले का भी 2x2 है, यानी ये जो 2+1 हो रहा है ना, ये एक एंट्री है, ये 4 - 2 ये भी एक एंट्री है, ठीक है। 2+1 यहाँ पे क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा, और 4 - 2 यहाँ पे क्या आ जाएगा, -2, सॉरी +2 आ जाएगा। तो अब अगर हम इन दोनों को चेक करें, पहली शर्त तो इसकी पूरी हो गई, यानी ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स जो है वो दोनों इक्वल है। अब हमने चेक करने हैं कि करस्पॉन्डिंग एंट्रीज जो है वो इक्वल है कि नहीं है। तो देखो 1 यहाँ पे 1 है, यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे -4 है, यहाँ पे भी -4 है, यहाँ पे 3 है, तो यहाँ पे क्या आ रहा है, 2+1 क्या होता है, 3 होता है, ठीक है। यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे क्या आ रहा है, 4 - 2 क्या होता है, 2 होता है। तो यानी इनकी जो करस्पॉन्डिंग एंट्रीज हैं वो भी एक दूसरे से मैच कर रही हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये दोनों मैट्रिक्स क्या हैं, इक्वल हैं, ठीक है। और इसको आपने कैसे लिखना है, आखिर में ऐसे लिखना है जैसे मैंने बताया था। इसी तरह जो दूसरी एग्जांपल है ये आपने देख लेनी है, और तीसरी भी आपने देख लेनी है। अगर आपको समझ नहीं आती तो फिर आपने मुझसे कमेंट करके पूछना, ठीक है। ओके जी, एक्सरसाइज 1 हम करते हैं। एक्सरसाइज 1 में है, वो कहते हैं कि फाइंड द ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। ये जो जितनी भी ऑर्डर मैट्रिसेस हैं इनके हमें ऑर्डर फाइंड करना है। ऑर्डर का मतलब आपको समझ आ जाना चाहिए, ठीक है। तो इसमें इसका ऑर्डर क्या होगा, ए का मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ, ठीक है। इसका ऑर्डर है 2x2, 2x2 ही है ना, इसमें दो रोज हैं। पहले रोज लिखनी है आपने, ये आपने याद रखना है, फिर आपने कॉलम लिखने हैं। 2 रोज हैं इसके अंदर, ये वाली, ये देखें ये रो है, और 2 कॉलम्स हैं, ये देखें पहला कॉलम और ये दूसरा कॉलम। समझ आ गई है, ओके। अब दूसरा जो हमारे पास मैट्रिक्स है उसमें भी 2x2 है। और तीसरे का ऑर्डर क्या होगा, तीसरे का ऑर्डर है, एक रो है
तो हम पहले लिख लेते हैं 1 और फिर कहते हैं बाय, और फिर क्या है, 2 कॉलम है 1 2। समझ आ गई, ये 2 कॉलम है तो इसलिए हम इसको लिख देंगे, इसका जो ऑर्डर है वो है 1/2। इस वाले का क्या होगा, डी वाले मैट्रिक्स का, डी वाले मैट्रिक्स को अगर देखें ना, इसमें पहले रो कितनी है आप देखें, ये 1 2 3, 3 रोज हैं, और बाय, अब मैं बाय ऐसे ही लिख रहा हूँ, ठीक है, आप दोनों तरीके से लिख सकते हैं, 3 बाय, और कॉलम कितने हैं ये देखो 1 कॉलम है, ये एक ही कॉलम है ना, ये मैंने ब्रैकेट लगा दी इसके गिनती, लेकिन ये एक ही कॉलम, ठीक है, क्लियर है, तो ये आ जाएगा 3/1। अब ई मैट्रिक्स को हम देख लेते हैं, तो ई का क्या है, ई का अब देखें इसमें रोज कितनी है 1 2 3, और कॉलम्स कितने हैं इसके अंदर 1 और 2, तो ये आ जाएगा 3/2। इसका क्या होगा एफ का, ये बहुत मजे का है, आप कंफ्यूज हो जाएंगे इसको देख के, तो कंफ्यूज नहीं होना, इसमें देखिए रोज कितनी है, ये आप यूं समझें इसको, ये एक रो है और ये एक कॉलम है, तो इसका ऑर्डर क्या हो गया 1/1। ठीक है, जब सिंगल एलिमेंट हो ना किसी मैट्रिक्स में तो उसका ऑर्डर 1/1 होता है, ये आप नोट कर लें, या आपके एमसीक्यूज में भी आ सकता है, आपके ऑब्जेक्टिव पार्ट में, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास है जी जी, तो जी में कितनी रोज हैं, जी में रोज हैं 3, और कॉलम्स कितने हैं 1 2 और 3, तो 3 कॉलम्स है, तो इसका ऑर्डर होगा 3/3। ओके, नेक्स्ट हमारे पास जो है वो एच है, और इसका हम देख लेते हैं, इसका ऑर्डर क्या होगा, इसकी रोज कितनी है 1 2, इसकी रोज हैं 2, और कॉलम कितने हैं इसके 1 2 3, यानी 1 2 3, तो ये आ जाएगा 2/3। तो ये मैंने सारे आपके इसके ऑर्डर लिख दिए हैं, आइडेंटिफाई करवा दिए, आई होप सो आपको अच्छे से समझ आ गए होंगे जी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर इक्वल, हमने ये बताना है इन सब में से कौन कौन से इक्वल हैं, ठीक है। तो इन सब का आपने करना ऐसा है कि इन सब के पहले ऑर्डर लिख लें, और जिनके ऑर्डर मिलते हैं ना, फिर उसकी आपने करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आपने क्या कर लेने, मैच कर लेने, तो कर लेते हैं। इसका ऑर्डर क्या है 1/1, इसका ऑर्डर क्या है 1/2, इसका ऑर्डर क्या है, ये देखिए 3 - 1 हो रहा है, तो ये एक एलिमेंट है, ठीक है, और ये 3 + 3 और ये भी एक एलिमेंट है, तो कितनी रोज हो गई इसकी, आपकी 2 रोज हो गई, तो इसका ऑर्डर है 2/1। कॉलम एक है ना, 3 - 1 2 आ जाएगा, और 3 + 3 6 आ जाएगा। इसमें क्या है, इसमें कितने एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4, तो ये आपके पास रोज इसमें 2 हैं, और कॉलम जो हैं वो आपके पास वो भी 2 हैं, ठीक है। इसके अलावा बी का देखें, इसमें आपके पास एक रो है और 2 कॉलम है, ठीक है। इसके अलावा इसमें देखें आपके पास 2 रो हैं और 2 कॉलम है, इसमें आपके पास, इसमें भी 2 रो है और 2 कॉलम है। इसमें क्या है आपके पास 5 - 2 हो रहा है ना, तो 5 - 2 क्या आता है 3 आता है, तो ये आपके पास एक एलिमेंट है, सिंगल एलिमेंट होता है ना मैट्रिक्स में, तो उसका ऑर्डर 1/1 होता है। इसमें कितनी रोज हैं, इसमें 2 रोज हैं, देखिए 1 2, और कॉलम कितने 1 है। इसमें कितनी रोज हैं, इसमें 1 रो है और कॉलम कितने हैं 2 है। अच्छा, अब यहाँ तक तो बात क्लियर हो गई। अब हमने देखना है कि इसमें एक जैसे कौन से हैं, तो मैं आपको मार्क करवा देता हूँ। इसमें सबसे पहले ऑर्डर देखें, 1/1 का ऑर्डर किसका है, यानी ये 1/1 है ना ये वाला, ऐसा ऑर्डर किसका है, ये देखो इसका है ना। तो अब इनके पहली शर्त पूरी हो गई इक्वल वाली, कि इन दोनों के ऑर्डर एक जैसे होने चाहिए। दूसरी शर्त क्या है कि हमने देखना है कि उनके अंदर जो एलिमेंट पड़े हैं, या जो वो ये भी इक्वल हैं, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल हैं कि नहीं है। इसमें 3 पड़ा हुआ है, तो यहाँ पे 5 - 2 करें तो 3 आएगा, तो ए और सी जो है वो क्या है इक्वल है, तो आप यूँ लिख लेंगे ए इक्वल सी, ठीक है। दूसरा करें जी। अच्छा, दूसरा में ये देखें, ये 1/2 है, और 1/2 वाले कितने हमारे पास, 1/2 वाले हमारे पास ये एक और है, ठीक है। तो इसमें देखें ये 1/2, आपका ऑर्डर तो सेम है दोनों, ये भी 1/2 है और ये भी 1/2 है, लेकिन इनके एलिमेंट्स जो है ना वो आगे पीछे एक दूसरे से नहीं मिल रहे, ठीक है। लेकिन अगर ये वाला आप देखें 1/2, तो इसमें आप देखें तो यहाँ पे पहले एंट्री 3 है,
यहाँ पे भी 3 है, दूसरी एंट्री 5 है, और यहाँ पे क्या है 3 + 2 क्या आता है 5 आता है। ठीक है, अब हम कहेंगे कि ये वाला जो बी वाला है वो किसके इक्वल है, आई के। यहाँ पे लिखते हैं बी इक्वल्स आई। ठीक है, उसके बाद 2/1 वाला देखें, ये 2/1 वाला है पहला, दूसरा किधर है 2/1 वाला है, दूसरा 2/1 वाला है ये ना। तो अब देखें इनमें ये दोनों पहली शर्त पूरी होगी, दूसरी शर्त आप देखते हैं 3 - 1 करें क्या आता है 2 आता है, यहाँ पे भी 2 लिखा हुआ है, 3 + 3 करें क्या आता है 6 आता है, तो यहाँ पे भी 6 लिखा हुआ है। इसका मतलब है कि जी और एफ ये भी दोनों क्या है एक दूसरे के इक्वल है, तो आप लिख दें जी इज इक्वल टू एफ। ठीक हो गया जी। अगला कौन सा है हमारा, अगला हमारा है जी जे। अब आप जे में देखें, ये आपका ऑर्डर क्या है 2/2 है, 2/2 वाले कितने आपके पास, ये बाकी दो बच गए हैं ना, तो इन दोनों में से एक हमने उठाना है। अब हम कौन से वाला उठाएंगे जिसकी एंट्रीज एक दूसरे जो है क्या होगी मैच कर रही होंगी। देखिए अब यहाँ पे क्या है 2 + 2 क्या आएगा 4 आएगा, यहाँ 4 + 2 क्या आएगा 6 आएगा, 2 - 2 करें 0 आएगा, 2 + 0 करें 2 आएगा, तो हमारे पास 4 0 6 2 आ रहा है। ठीक है, और ये भी देखें ये क्या है 4 0 6 2, इन तीनों के ऑर्डर भी एक दूसरे से मिलते हैं ना, और इनकी रकमें भी एक दूसरे से मिलती हैं, तो हम कह सकते हैं कि ये तीनों एक दूसरे के बराबर हैं। तो हम कह देंगे कि ई जो है वो बराबर है एच के, और ये दोनों जो हैं वो बराबर हैं जे के, यानी ये तीनों एक दूसरे के बराबर हैं, इक्वल है। ठीक है, अच्छा अब आपके आज की एक्सरसाइज का और आज की वीडियो का आखिरी सवाल आ गया है। ठीक है, इसमें कह रहा है कि फाइंड द वैल्यूज ऑफ ए बी सी, यानी ये जो ए बी सी जो होते हैं ना वो आपके वेरिएबल्स होते हैं। ये वो वेरिएबल्स का मतलब वो होता है आपकी मैथमेटिक्स में जो चीज़ नामालूम होती है ना, तो उसको इंग्लिश के छोटे जो लेटर्स होते हैं उनमें लिख देते हैं हम। जैसे यहाँ पे ये आपसे पूछ रहा है कि ए बी सी डी की क्या कीमत है, तो ये सारे क्या हैं वेरिएबल्स हैं। वेरिएबल्स वो रकमें होती हैं जिनकी कीमत हमें मालूम नहीं होती, और हमने मैथमेटिक्स के रूल्स को अप्लाई करके उनकी जो कीमतें होती हैं वो फाइंड करनी होती हैं, उनकी वैल्यू फाइंड करनी होती है। तो इस सवाल में हम इनकी वैल्यू फाइंड करेंगे, और ये सवाल मैं आपको अब कॉपी पे करवाऊंगा। तो आए चलते हैं कॉपी की तरफ। अच्छा, तो यहाँ पे ना मैंने आपको सवाल लिख के दे दिए और इसमें हम इसको सॉल्व करने जा रहे हैं। ठीक है, तो जैसे कि हम मैट्रिक्स इक्वेशन में पढ़ चुके हैं कि दो मैट्रिक्स तब इक्वल होते हैं जब उनके एक तो ऑर्डर एक जैसा हो, ठीक है, और दूसरा जो है उनकी जो करस्पॉन्डिंग एंट्रीज हैं वो जो है ना वो क्या हो इक्वल हो। तो यहाँ पे ये सवाल में कह रहा है कि ये दो मैट्रिक्स हैं, ये इनकी इक्वेशन है। इक्वेशन का मतलब ये है कि ये दोनों इक्वल हैं, ये वाला मैट्रिक्स इस मैट्रिक्स के इक्वल है। ठीक है, ये तो इससे क्या बात ज़ाहिर होती है, इससे बात ये ज़ाहिर होती है कि तो इनके ऑर्डर एक जैसे हैं, और दूसरा ये जो यहाँ पे जो भी एलिमेंट है वो इसके इक्वल है। अब यहाँ पे जो एलिमेंट है वो इसके इक्वल है, तो अब हम ये लिख सकते हैं, यहाँ हम लिखेंगे सॉल्यूशन में एज वी नो both matrices are equal, so we get। अब हमारे पास चार इक्वेशंस आएंगी। ठीक है, वो और अपने करना है, हमारे पास चार इक्वेशन यहाँ पे आ जाएंगी। पहली इक्वेशन हमारे पास आ जाएगी a + c, यानी ये वाला a + c ये इक्वल हो जाएगा 0 के। ठीक है, इसको हम कह देते हैं इक्वेशन 1। इसी तरह दूसरी हमारे पास क्या आएगी a + 2b इज़ इक्वल टू, ये वाली जो है ना ये किसकी इक्वल है -7 के। ठीक है, इसको हम कह देते हैं इक्वेशन 2। और तीसरी हमारे पास आ रही है c - 1 इज़ इक्वल टू, ये c - 1 क्रॉसपॉन्डिंग एंट्रीज की 3 है, यह आ जाएगा 3, यह आ गया इक्वेशन 3। और चौथा क्या है 4d - 6 इक्वल टू 2d, यह आ जाएगा 4d - 6
इक्वल टू 2D। तो ये हमारे पास 4 इक्वेशंस आ गई हैं, ठीक है। अब हम इन 4 इक्वेशंस को यूज़ करते हुए इनके सोल्यूशन की तरफ जाएंगे, ए बी सी और डी की वैल्यू फाइंड करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम वो इक्वेशन उठाएंगे जिसमें एक वेरिएबल है। देखो ना, वेरिएबल यानी ए बी सी डी कौन सी वाली इक्वेशन में एक है, ये आप देख लें। इक्वेशन 3 में सिर्फ सी अकेला है, तो हम लिख देते हैं यहाँ पे फ्रॉम इक्वेशन 3, ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन 3। और यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा c माइनस 1 इज इक्वल टू 3 है ना। तो ये -1 वहाँ जाके क्या हो जाएगा, ये -1 वहाँ जाके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो c हमारे पास क्या आ जाएगा 3 + 1, जो कि किसके इक्वल है, c इक्वल है 4 के। c की वैल्यू हमारे पास आ गई। अब हम देखेंगे कि कौन सी इक्वेशन में c यूज़ हो रहा है। अब यहाँ पे अगर आप देखें इक्वेशन 1 में यहाँ a के साथ c यूज़ हो रहा है ना, तो c की वैल्यू हमारे पास है। अब हम लिखते हैं यहाँ पे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड पुटिंग द वैल्यू ऑफ c इक्वल टू 4, यही है ना हमारे पास। तो यहाँ पे पहले हम इक्वेशन लिख देते हैं जो हमारी थी, ये है a + c इक्वल टू 0। और अब हम नेक्स्ट पेज पे जाएंगे। अच्छा, तो पिछले पेज से हम यहाँ पे आ गए हैं और इसमें जो 2 इक्वेशंस हैं पिछली जो हमें ज़रूरत पड़ेंगी आगे, वो मैंने लिख दी हैं। तो आई होप सो आपके पास वो होगा, आपने इसको लिख लिया होगा, रिकॉर्ड कर लिया होगा। तो आगे हम चलते हैं, यहाँ तक हम पहुँचे थे। तो अब हमने c की वैल्यू पुट करनी है, तो हम लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू c इज इक्वल टू 4 आया था ना हमारे पास। तो ये क्या आ जाएगा, a + 4 इक्वल टू 0, यानी c की जगह मैंने यहाँ पे 4 लिख दिया। अब a + 4 है तो a यहाँ पे प्लस हो रहा है, वहाँ जाके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा ना। ये आ जाएगा -4 और ये a किसके इक्वल आ गया, -4 के। अब हमारे पास a की भी वैल्यू आ गई और c की भी वैल्यू आ गई। अब हम देखेंगे कि a की वैल्यू और कहाँ पे यूज़ हो रही है। यहाँ पे देखो a की वैल्यू जो है ना यूज़ हो रही है इक्वेशन 2 में। तो हम लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 2, ठीक है। फ्रॉम इक्वेशन 2 में हम क्या करेंगे, यहाँ पे वो इक्वेशन लिख देंगे हम, a + 2b इक्वल टू -7। अब यहाँ लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू, कौन सी वैल्यू डालेंगे, a की जो भी हमने फाइंड की। तो यह आ जाएगा पुटिंग द वैल्यू a इज इक्वल टू -4। और यहाँ पे अब इसकी वैल्यू हम जब पुट करेंगे a की जगह, तो यह आ जाएगा -4 + 2b इक्वल टू -7। अब हम इसे सॉल्व करेंगे, -4 वहाँ जाके क्या हो जाएगा, -4 वहाँ जाके +4 हो जाएगा, यहाँ पे 2b रह जाएगा। -7 से 4 गया तो क्या आ गया, -7 से 4 जब हम करेंगे इसको तो प्लस माइनस होगा। 7 में से 4 निकालेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 3। और अलामत कौन सी लगेगी, जो हमारे पास बड़ा नंबर है। तो बड़ा नंबर 7 है, तो अलामत माइनस क्या आ जाएगी, तो ये आ जाएगा 2b इक्वल टू -3। अब ये 2 जो है b के साथ यहाँ पे क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, तो वहाँ जाके ये डिवाइड हो जाएगा -3 पे। और यहाँ पे b अकेला रह जाएगा, तो b की वैल्यू भी हमारे पास आ गई। अब हमारे पास सिर्फ रह गया d। तो ये d है हमारे पास, यहाँ पे ये देखें, तो ये हम लिख लेते हैं नीचे यहाँ पे। तो ये मैं आपको लिख देता हूँ, ये हम लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 4, और वो है आपके पास 4d - 6 इक्वल टू 2d, ठीक है। अब हमने d की वैल्यू पुट करनी है, तो इसे हम सॉल्व कर लेते हैं। तो d की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी, ठीक है। तो ये हम क्या करेंगे, जो वेरिएबल d वाली जो रकमें हैं हम उनको एक साइड पे करते हैं और बाकी जो रकमें हैं उनको दूसरी साइड पे करते हैं। तो हम ये ऐसा करेंगे कि इस 2d को इस तरफ ले आएंगे, यानी ये आ जाएगा 4d और ये 2d यहाँ पे प्लस हो रहा है ना, तो यहाँ पे आके -2d हो जाएगा। और ये -6 हो रहा है, तो ये वहाँ जाके क्या हो जाएगा, 6 + 6 हो जाएगा। प्लस नहीं लिखते हम, ठीक है। तो ये 6 आ गया। अब 4d में से 2d माइनस हो गया, तो हमारे पास 2d रह जाएगा।
तो ये आ जाएगा 2d इक्वल टू 6 और ये 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, वहाँ जाके 6 पे डिवाइड हो जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा d, यह आएगा 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6। तो ये आपके पास d की क्या वैल्यू आ गई 3। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे हैंस a इज इक्वल टू यहाँ पे a की वैल्यू, b इज इक्वल टू यहाँ पे b की वैल्यू और c इज इक्वल टू यहाँ पे c की वैल्यू और d इज इक्वल टू यहाँ पे d की वैल्यू। तो a की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई थी -4, b की वैल्यू हमारे पास आ गई -3/2, c की वैल्यू हमारे पास आई थी 4 और d की वैल्यू हमारे पास आई है 3। तो ये आपके आंसर्स हैं। तो हमारी एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट हो गई। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज 1.2 और उसके कंसेप्ट्स पढ़ेंगे। ठीक, और वीडियो अगर आपको पसंद आएगी तो लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें और कोई चीज़ समझ नहीं आती तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है जी, थैंक यू।